हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जिस दिन का आप सबको इंतज़ार था वो आ गया है। गैट बी का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दे दिया है और साथ ही साथ उसके बीईटी यानी कि जो डीबीटी का जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी नोटिफिकेशन साथ ही साथ आ गया है। उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता चल गया होगा, बट बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए इसके ऊपर, जिसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि इस बार जो आपका गैट बी का एग्ज़ाम है वो आपका आरसीबी नहीं करवा रहा है। ठीक, इस बार का गैट बी का एग्ज़ाम आपका आरसीबी जो पहले करवाया करता था वो इस बार नहीं करवा रहा है। तो इस बार कौन करवा रहा है एग्ज़ाम आपका? इस बार आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो इसी वजह से जो ये होम पेज है आपके ये रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का, जहाँ पे आपको पिछले एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो भी हैं वो आपको दिखेंगी कि ये सारी की सारी गैट बी 2020 के बारे में मेंशनड है। कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2021 के एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। चाहे आप लेटेस्ट अनाउंसमेंट में भी चेक कर लीजिए या आप किसी इधर लेफ़्ट के जो पैनल्स हैं उसमें चेक कर लीजिए। तो फिर ये इस गैट बी के एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने एनटीए गैट बी डाला गूगल पे तो आपको यहाँ पे एक होम पेज मिल जाएगा इसका एनटीए। और ये वेबसाइट अगर आपको नहीं पता चल रही है तो देखिए dbt.nta.ac.in। तो ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। आप देख सकते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आपका गैट बी दिया हुआ है और नीचे बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी 2021। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं वो 2021 के लिए गवर्नमेंट ने आपके दे दिए हैं। उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, उसका पोर्टल शुरू हो गया है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कल तक कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर गैट बी एंड बीईटी 2021 वाला जो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है इसके बारे ये खुल नहीं रहा था, बट आज मैंने चेक किया तो ये ओपन हो रहा है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसके पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर फिलिंग इन द फॉर्म। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता चलना चाहिए। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं इनके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बिफोर फिलिंग इन द फॉर्म। चलिए देखते हैं। अब जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरने से पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं इस बार। पहली चीज़ तो ये कि एनटीए करवा रहा है, और दूसरी चीज़ कई चीज़ें नई हैं एलिजिबिलिटी में भी। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे आपको दिमाग में जितने भी डाउट्स होंगे दोनों एग्ज़ाम्स को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आपने अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक किया है तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी जिसमें दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी डिटेल में मेंशन्ड है। तो चलिए, वो फाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर दी है और वो फाइल इस समय आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो ज़रा देखिए, ये शुरुआत में जो फर्स्ट पेजेस हैं उसमें तो इस फाइल के जो फर्स्ट सेकंड पेजेस हैं उसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है आपके मतलब का। उसमें एनटीए के बारे में दिया हुआ है और ये इसका होम पेज है। तो गैट बी और बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उन दोनों का एग्ज़ाम एक ही एनटीए करवा रही है, उन दोनों का ही नोटिफिकेशन साथ में इन्होंने निकाला है। तो ये उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई असुविधा ना हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछली बार के एग्ज़ाम से अलग हैं, जैसे मैंने बताया, उसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारे के सारे एनेक्चर्स वगैरह के बारे में डिटेल में मैंने बताया, ये एनेक्चर्स वगैरह की डिटेल्स है। और आगे जब आप नेक्स्ट पेज पे जाइए तो ये एब्रीविएशंस वगैरह हैं, ये सभी को पता है इसके बारे में। तो इसके बारे में डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं मुझे लगती, लेकिन यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आप इस पेज को अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों एग्ज़ाम्स की डिटेल्स के बारे में दिया गया है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो ये शुरुआत कब से हो रही है जी? आप देख सकते हैं 7 जुलाई से, जो कि कल था। 7 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक 5 बजे शाम तक आप गैट बी के लिए
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेम वे में बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बीईटी है, याद रखिए ये इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये डीबीटी जेआरएफ वाला एग्ज़ाम ही है। जो स्टूडेंट्स डीबीटी जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए ये एग्ज़ाम है। डीबीटी के थ्रू आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर चाहिए तो उसके लिए ये एग्ज़ाम है। तो आप दोनों ही एग्ज़ाम भर सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एग्ज़ाम भर सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक 31 जुलाई 2021 तक 5 बजे शाम तक इसके लिए भी आपकी डेडलाइन है। अब हाँ, एग्ज़ामिनेशन फ़ी कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत में फॉर्म ज़रूर भर देते हैं बट उसको एक स्टेज पे जा कर के उसको छोड़ देते हैं फ़ीस जमा करने वाली स्टेज पे। तो फ़ीस जमा करने की स्टेज जो लास्ट डेट है वो भी 31 जुलाई है और 11:50 PM तक। 31 जुलाई 2021 11:50 PM तक। मेरा ये सजेशन है कि लास्ट डेट तक मत रुकिएगा। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, क्योंकि लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जो सर्वर्स होते हैं वो काम नहीं करते प्रॉपरली और फिर लोगों का फॉर्म रह जाता है। ठीक है, तो लास्ट डे का वेट मत करिएगा और रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो करवा लीजिएगा। अब आ जाइए फ़ीस के ऊपर बता देता हूँ। गैट बी 2021 की अगर जनरल की फ़ीस के बारे में बात करूँ तो ये 1200 रुपये है। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस इन सब लोगों की 1200 रुपये फ़ीस है और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी जो है उनकी 600 रुपये, जस्ट हाफ है। और अगर जेआरएफ का भी आपको फॉर्म भरना है तो उसकी भी फ़ीस 1200 रुपये और 600 रुपये एससी, एसटी या एग्जेम्प्टेड जो कैटेगरीज होती हैं। और आपका अगर दोनों फॉर्म्स भरने हैं, मैंने पहले भी बताया आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, इसमें टाइमिंग्स का कोई क्लैश नहीं होगा। मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से। दोनों फॉर्म मिला करके आपको 1200 + 1200 2400 पड़ेगा और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को टोटल मिला करके 1200 रुपये पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह हैं वो पड़ सकते हैं आपके। और इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि कई बार लोगों के फॉर्म भरते समय क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए जो करेक्शन का टाइम है ऑनलाइन ही ये आप कर सकते हैं। तो करेक्शंस का जो टाइम है वो 4/8/2021 से 6/8/2021 तक आप अपने फॉर्म्स में करेक्शन कर सकते हैं। सेम फॉर गैट बी एंड सेम फॉर बीईटी, दोनों के लिए ही ये चीज़ सेम है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जिन लोगों को पता नहीं है वो जान लें कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, आप कब उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अभी ये इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है वीडियो बना करके। गैट बी के लिए ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं है, 180 मिनट का एग्ज़ाम है, यानी कि 3 आवर्स का, और यहाँ पर भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे देखिए डेट जो है वो 14 अगस्त सैटरडे को पड़ रही है। आप जानते होंगे जनरली एग्ज़ाम्स जो हैं इस तरीके के वो संडे को पड़ते हैं, बट मे बी क्योंकि ये 15 अगस्त में भी आपका संडे है, मतलब नेशनल हॉलीडे होता है, तो उस दिन ये एग्ज़ाम नहीं रखना चाहते होंगे मे बी, इस वजह से इन्होंने ये 14 अगस्त को रखा है। फ़िलहाल के लिए ये डेट ज़रूर सही है, बट आप कह नहीं सकते कि ये आगे इस पर कितना समय तक ये रहेगा, क्योंकि कोरोना वगैरह का या थर्ड वेव वगैरह भी एक्सपेक्टेड है। फ़िलहाल के लिए 14 अगस्त आप डेट मान करके चल सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें समझ में ज़रूर आ गई होंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि इसका टाइमिंग क्या होगा एग्ज़ामिनेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर गैट बी और डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम दोनों साथ में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें आप देखिए जो लोग गैट बी दे रहे हैं तो उनका फर्स्ट मीटिंग में हो रहा है 9 बजे से सुबह 12 बजे तक, दोपहर में हो जाएगा 3 घंटा। और फिर जो लोग आपका डीबीटी जेआरएफ दे रहे हैं वो 3 बजे से 6 बजे तक दे सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। तो जो रिस्पॉन्सेज हैं आपके और जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी बाद में कब ये रिलीज़ होगी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में वेबसाइट के थ्रू आपको दी जाएगी। कौन सी वेबसाइट आपको फॉलो करनी है, इसी वेबसाइट को देखना है, ये dbt.nta.ac.in। जो भी करस्पॉन्डेंस अब आपका होगा या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। तो एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि ये जो एनटीए का ये जो वेबसाइट है इसी के थ्रू
आपको सारे के सारे जितने भी दोनों एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स हैं या इसके जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी आपको इसी के थ्रू मिलेगी, इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर गैट बी एंड BET 2021 बोथ थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इसमें आपको कुछ भी पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। दोनों चीज़ें, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको किसी भी और तरीके से यहाँ पे भेजना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करिए। ठीक, ये कहानी हम लोगों ने देखी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एक कैंडिडेट के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही और शी इज़ अप्लाइंग फॉर गैट बी और BET 2021 और बोथ। इसका मतलब अगर आप दोनों एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आप एक ही फॉर्म से, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अगर आप मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसीलिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में डिज़ायर्ड फीस डाल करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। चलिए, ये बात हुई। नेक्स्ट आ जाइए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से आपको फॉर्म्स को भरना है। स्टेप 1 क्या है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जैसे बाकी फॉर्म्स में भी होता है कि पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, तो सेम वे में रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका लगेगा, और इसके बाद जब अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आप फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो जनरेट होगा, आप कंप्यूटर जनरेटेड होगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए, JPEG फाइल, उसका साइज़ जो है वो 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो 10 KB से 200 KB की फ़ाइल जो है वो नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको अच्छे से यूज़ कर लीजिए और इसका साइज़ जो है वो 10 से 200 ही रखिएगा। आगे पीछे करेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक, कलर में भी आप रख सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट में भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपके ये होना चाहिए कि 80% उसमें फेस दिखना चाहिए और विदाउट मास्क होनी चाहिए। ठीक, और कैंडिडेट का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए जिसका साइज़ 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए। बाकी PWG जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और जो लोग कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, 50 KB से 300 KB के बीच में इसका साइज़ आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आप अपियरिंग हैं, यानी कि फाइनल ईयर में हैं या आपका रिज़ल्ट अवेटेड है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और साइज़ कितना मेंशन है, 50 KB से 300 KB। तो ये देखिए, ये साइजेज़ हर फाइल के लिए अलग अलग हैं। तो अगर आप के पास इस पर्टिकुलर साइज़ के सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो आपको ध्यान क्या रखना है जी, इस साइज़ के आप अपनी फाइल्स को बना लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आराम से हो जाएगा। और फीस का पेमेंट आप कैसे करोगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट, इन सब से आप फीस का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जब आप फीस पूरी की पूरी पे कर दोगे, जितना भी है, अगर जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से फ़ी पे कर दोगे। सपोज़ करिए कि मैं DBT के लिए भी, JRF के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ और गैट बी के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो 12 + 12 2400 रुपये मुझे देने होंगे। मैंने जैसे ही पेमेंट कर दिया तो एक कन्फर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा कि मैंने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है, और उसके बाद मेरे को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे मुझे उसको फॉलो कर लेना है। ठीक, अगर कन्फर्मेशन पेज आपका जनरेट नहीं होता है तो आप जो रेस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, लोगों के नाम दिए हुए हैं, इसी जो ये ब्रोचर है इसी में उन लोगों के नाम दिए हुए हैं जिससे भी आप किसी बैंक से, पेमेंट गेटवे से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उन लोगों के नाम दिए हुए हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो जो अगर कुछ कुछ लोग जो है वो गलतियां कर देते हैं फॉर्म को भरने में, अगर तो नाम में, कॉन्टैक्ट एड्रेस में, ये सारी की सारी अगर गलतियां हो गई आपकी, तो इसको चेंज करने का या कोई भी इस तरीके की चेंज करने का जो रिक्वेस्ट होती है वो आप NTA से जो टाइम मिला हुआ है 4 to 6 का, उसी में आप चेंजेस को
रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएं। उसके बाद अगर होगा तो आपको वो चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। एनटीए किसी भी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं करेगा, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंटिन्यूसली ऑन रहना चाहिए और वो फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एनटीए आपको इसी के ज़रिए आपको दे पाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो आपको बीच बीच में एनटीए की वेबसाइट को चेक भी करते रहना है, ताकि उसमें कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज़ें नई आपको पता चले तो वो कोई भी नई चीज़ें अपडेट हो तो वो आपको पता चल जाए। तो ये देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मुझे बताना है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के हिसाब से, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये एडवाइजरी जो जारी की गई है, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये ज़रा समझ लीजिए। कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एडमिट कार्ड और साथ साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेके जाना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर कि कोविड वगैरह से कुछ आपको है तो नहीं कोविड की दिक्कत, तो वो सारी की सारी चीज़ें। और ये तो नॉर्मल हर एग्ज़ाम में लेके जाना ही होता है, आपका पेन वगैरह, आईडी प्रूफ, और ये सारी की सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। प्लस आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है अपने साथ। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशनल फ़ोटोग्राफ जो आपको अटेंडेंस शीट में लगानी होगी वो लेके ज़रूर जाइएगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अक्सर सेंटर्स पे। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में। देखिए, ये तो एनटीए वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन सारी की सारी मेंशन्ड है, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये, हाँ जी, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, एक मिनट। ये तो सभी को पता है कि गैटबी जो है वो एमटेक प्रोग्राम्स के लिए, एमएससी प्रोग्राम्स के लिए और एमबीएससी प्रोग्राम्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप ये बता दीजिए कि गैटबी का स्कोर कितने साल के लिए वैलिड है। तो देखिए, एकेडमिक ईयर 2021 या 2022 तक ही ये वैलिड है, मतलब 2021 से लेकर के 2022 तक ही ये वैलिड है, इससे ज़्यादा नहीं वैलिड है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दिस गैटबी स्कोर कार्ड इज़ वैलिड फॉर एडमिशन टू द अबव मेंशन्ड कोर्सेज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-2022। एक साल के लिए ही वैलिड है ये, एकेडमिक ईयर एक साल के लिए ही वैलिड है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि गैट भी जो है या ये एनटीए है, वो किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या आपको ट्रांसफ़र लेना है किसी यूनिवर्सिटी से। तो उसमें डीबीटी या आपका एनटीए कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, वो आपको डायरेक्टली उस कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी से ही बात करनी पड़ेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि बीईटी क्या होता है, यानी मैंने यहाँ पर बता भी दिया था आपको। डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप को ही आप डीबीटी जेआरएफ या बीईटी बोलते हो, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका नाम डीबीटी जेआरएफ है। तो इसके लिए क्या होता है, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए फेलोशिप मिलती है, करने के लिए पीएचडी करने के लिए फेलोशिप्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो ये उसका एग्ज़ाम है, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कई स्टूडेंट्स बात भी कर रहे थे। तो देखिए, पहले के एग्ज़ाम्स में क्या था कि गैटबी का मैंने जब पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो उसमें हम बात कर रहे थे 2020 का जो भी नॉर्म्स थे उसके हिसाब से। बट अब की बार आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि उन्होंने कुछ भी किसी भी तरीके का यहाँ पे नॉर्म मेंशन नहीं किया। आप देख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे, इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ एक बात लिखी हुई है कि ये आप जा करके आपकी ज़िम्मेदारी है कि एनेक्चर 2 यहाँ पे देखिए, और इसी ये लिखा हुआ है एनेक्चर 2 कहाँ पे, इसी फाइल में, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसी में एनेक्चर 2 लगा हुआ है। उसमें यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक, अब
उन यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है अपनी डिग्री देख करके। अगर उसमें एमटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलाउ कर रखा है तो आप, अगर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगी कि ये थोड़ा सा अलग हो गया है। पिछली बार उन्होंने क्लियर कट बताया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब की बार इन्होंने अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया है और सीधे सीधे यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये देखिए, फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़। वो सारा का सारा जो दारोमदार है अब वो कंसर्न यूनिवर्सिटी के ऊपर है, इनसे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो, ये तो मतलब आपको अब अपने हिसाब से एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ, candidate who has either appeared or is due to appear in the final examination of their qualifying degree, मतलब अभी तक क्वालिफाइंग डिग्री नहीं मिली है, आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठ चुके हो या बैठने वाले हो, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप रिज़ल्ट अवेटेड यानी कि आर ए कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, अटेस्टेशन देना पड़ेगा फॉर्म अपीयरिंग या रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में, जो एनेक्जर 3 में आपको मेंशन्ड है। किस तरीके से आपको करना है वो एनेक्जर 3 में मेंशन्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बीईटी के बारे में। देखिए इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है बीईटी के लिए, यानी कि डीबीटी जेआरएफ के लिए। जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर डीबीटी जेआरएफ के का फॉर्म हम लोग बीटेक बायोटेक कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स, एमटेक के स्टूडेंट्स, एमबीएससी के स्टूडेंट्स, एमएससी एमटेक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, ठीक है, या किसी अदर लाइफ साइंस या एलाइड एरियाज़ में अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी ऑफ द एमएससी एमटेक एमबीएससी एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स सपोर्टेड अंडर डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम के ज़रिए कुछ एमएससी एमटेक या एमबीएससी कोर्सेज कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं इस डीबीटी जेआरएफ के एग्ज़ाम को करने अप्लाई करने के लिए। मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो आपके 60% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी के हैं, और 55% होने चाहिए अगर आप एससी एसटी के हैं। एज लिमिट जो है वो वही 28 साल है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, वही रिलैक्स हो जाती है 5 इयर्स यानी कि 33 साल हो जाती है एससी एसटी या डिफरेंशियली एबल्ड या वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 3 साल यानी कि 31 साल तक वो एलिजिबल रहेंगे। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मैं 3 साल बोल गया था, 5 साल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी हैं फॉर एससी एसटी डिफरेंशियली एबल्ड वुमेन कैंडिडेट्स, और 3 साल किसके लिए है? जो ओबीसी के कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। नेशनैलिटी तो इंडियन होनी ही चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता ही दी हैं। तो एक दो चीज़ें और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप गैट-बी के बारे में जानना चाहते हो तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार बस ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, जिसमें कि ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए, तो पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा गैट-बी के लिए। देखिए 60 क्वेश्चन होंगे इसमें, और पार्ट बी में आएंगे 100 क्वेश्चंस। आपको 60 में 60 यहाँ पे करने हैं और यहाँ पे 100 में से 60 करने हैं, तो टोटल मिला करके 240 नंबर का पेपर आ जाएगा। ये मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हाँ, डीबीटी के बारे में ज़रूर बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन पार्ट ए के आएंगे या सेक्शन ए के आएंगे, और 150 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी के। तो 50 में से 50 आपको यहाँ करने हैं और 150 में से 50 आपको यहाँ करने हैं। तो टोटल मिला करके जो आंसर, क्योंकि 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ये टोटल मिला करके 300 मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में जैसे हर एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा बहुत जनरल साइंस के बारे में पूछा जा सकता है, थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, और सेक्शन बी में स्पेसिफिक एरियाज़ जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो कवर किए जाएंगे। यहाँ पे इस फॉर्म के या इस ब्रोचर के ज़रिए आप डायरेक्टली बीईटी का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा।
चलिए, तो इसके बारे में मैंने बता दिया आपको पूरा डिटेल में। एक चीज़ और मुझे बतानी थी, वो मैं देख लूँ। ये टाइमिंग मैंने बता दी आपको ऑलरेडी, ये भी बता दिया, ये बता दिया, बस। हाँ जी, तो यहाँ से मुझे ये और एक चीज़ बतानी थी, जो एनेक्चर 2 है, ये डिटेल्स ऑफ जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ हैं गैट बी की, उनके हिसाब से आप अपना डिटेलिंग देख सकते हो या आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर की डिटेल्स भी मौजूद हैं, प्रोग्राम की डिटेल्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक इंस्टीट्यूट है जैसे कि कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। तो इसमें एक कोर्स चल रहा है MBSc एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन प्रोफेसर साहब से, प्रबोध बोरा साहब, और जिसमें सीटें हैं 10। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, BBSc दिया गया है। तो सेम में अगर मैं बात करूँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे देखिए MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी दिया हुआ है, और ये प्रोफेसर दिनकर राव यहाँ पे हैं, और यहाँ पे इनटेक है 30 का। और यहाँ पे देखिए डिटेल सारी की सारी मेंशन्ड हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स, मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी ये हो सकता है, या आप देखिए BTech BE डिग्री इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र है, ये MTech फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे है। तो इसमें भी BTech के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, BE या BTech इन बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो गैट बी के लिए इतनी अच्छी खासी लिस्ट दी हुई है, आप इस लिस्ट को यूज़ करके पता कर सकते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो ये सारी की सारी डिटेल थी गैट बी के बारे में, जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, और मैं प्रयास करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑल द बेस्ट आपको गैट बी के एग्ज़ाम के लिए। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जस्ट आफ्टर जो लोगों का गेट में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया है, गैट बी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसके ज़रिए बहुत अच्छा स्कोर अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।